give mic to the London advocate, our sir, there, who is Aftab Ansari sir. Aftab Ansari sir is the solicitor and advocate of Gujarat High Court and also uh, Supreme Court lawyer. So I give mic to the London advocate Aftab Ansari sir. Okay, good evening everyone. Good evening sir. ओके आज का हमारा जो टॉपिक है वो सॉलिसिटर के ऊपर है कि सॉलिसिटर इंडिया में कैसे बना जाता है. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट दिस सेशंस. ओके, so first topic is that who are the solicitors. Okay, the solicitors are those who advises the client and draft documents and pleading for the clients but engage the advocates to appear in the court on behalf of their clients. तो जो सॉलिसिटर होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, वो क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं, प्लीड करते हैं. बट मोस्टली जो सॉलिसिटर्स हैं वो खुद कोर्ट में अपीयर होकर के जो आर्ग्यू नहीं करते. अंडर द एडवोकेट्स एक्ट दे आर एंटाइटल्ड टू इवन आर्ग्यू एंड अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑल्सो, बट दिस इज नॉट द नॉर्मल प्रैक्टिस, स्पेशली इन द बॉम्बे. Solicitors are the experts in advising clients on wide variety of legal matters and are also adept in drafting corporate documents for various transactions, negotiations, and deals. In India, only the Bombay Incorporated Law Society gives the certificate to practice as a solicitor. The Bombay Incorporated Law Society was incorporated in the year 1894. As an establishment of institution of article clerks and training before being admitted as an attorney. Since then, the society was incorporated with object of supporting and protecting the character, status, interest of the legal profession, generally and particularly of solicitors and attorneys. So as of now, the society is 127-year-old establishment. So the difference between the UK model and the Indian legal system, UK जो है वहां पर सॉलिसिटर का एक अलग ही एक अलग चीज है. यहाँ इंडिया के अंदर जो सॉलिसिटर्स है वो एक अलग चीज है. बेसिकली इन एडवोकेट्स एक्ट 1961 आ गया, उसके बाद सॉलिसिटर्स और जो बैरिस्टर्स है एडवोकेट से उसके बीच में कोई डिफरेंस रहा नहीं है लीगली. लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस है एक्सपर्टाइज का, डिफरेंस है ट्रेनिंग का, डिफरेंस है रेप्यूटेशन का, कि किस तरह से सॉलिसिटर का जो रेप्यूटेशन है एक अक्खा अलग है, क्योंकि उसका जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ है, बहुत हार्ड है उसका ट्रेनिंग. उसका जो एग्जाम है वो इतना इजी नहीं है. ओके, यहाँ पर काफी सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं जो कि सॉलिसिटर्स और बैरिस्टर्स के बीच में डिफरेंस बताए गए हैं. ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सॉलिसिटर. अगर किसी व्यक्ति को सॉलिसिटर बनना है तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो व्यक्ति या तो एडवोकेट होना चाहिए या फिर वो अभी LLB के अंदर उसका स्टडी चालू होना चाहिए. अब जब वो LLB में उसका स्टडी चालू है उस टाइम पर उसको या तो 3 इयर्स का कोर्स है तो उसका फर्स्ट ईयर ऑफ LLB कंप्लीट हो चुका होना चाहिए, और अगर उसका 5 इयर्स का LLB का कोर्स है तो उसका 3 इयर्स कंप्लीट हो चुका होना चाहिए. तो ये 3 चीजें हैं, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं आर्टिकल क्लर्कशिप के लिए. आर्टिकल क्लर्कशिप के लिए जो अप्लाई होता है वो सबसे पहले आपको एक मास्टर ढूंढना पड़ेगा जिसको सुपरवाइजर भी कहेंगे. वो मास्टर आपको सर्टिफिकेट देगा, आपका उसके साथ एग्रीमेंट होगा कोई भी आर्टिकल क्लर्क के साथ, और उसके बाद ही उस आर्टिकल क्लर्क का जो एग्रीमेंट है उसको सबमिट करने के बाद आप जो है एग्जाम में बैठ सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग का पीरियड है वो फुल 3 इयर्स है. मतलब जिस दिन आपने आपका आर्टिकल ऑफ क्लर्कशिप का अग्रीमेंट बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी में जमा करवाया, वहां से 3 साल कंप्लीट होने के बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं. उसके पहले आप एग्जाम उसकी नहीं दे सकते. ओके, दूसरा यहाँ पर सॉलिसिटर होने के बाद एक आपको एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना है तो आपका टोटल 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस हो चुका है. तो आप
सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से एग्जाम नहीं देनी है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एओआर की अलग से एग्जाम होती है, उसका भी ट्रेनिंग पीरियड होता है। वो सारा एग्जाम और ट्रेनिंग के अंदर सॉलिसिटर्स जो बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी से जिन्होंने सॉलिसिटर बने हैं, सर्टिफिकेट लिया है, उनको एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो वो उनको करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो सॉलिसिटर होता है, ही मस्ट बी एन एडवोकेट। एडवोकेट बने बिगर सॉलिसिटर व्यक्ति नहीं हो सकता। ओके, आफ्टर दैट दे मस्ट हैव सर्व्ड अ 3 years clerkship with a solicitor firm. Only members of the society with at least 5 years of experience can take 2 article clerks under them. ठीक है, तो जो आपका मास्टर्स है, जो आपको आपके साथ जिनके साथ आर्टिकलशिप हो रहा है, वो व्यक्ति, वो सॉलिसिटर, अगर उसको 5 साल का प्रैक्टिस है तो वो 2 लोगों को अपने साथ आर्टिकल क्लर्क के लिए रख सकता है। और अगर उसका 10 ईयर से ज्यादा का प्रैक्टिस है तो वो 3 लोगों को मैक्सिमम एक साथ अपने साथ आर्टिकल क्लर्कशिप के लिए रख सकता है। ओके, अब आर्टिकल क्लर्कशिप की आपको जो करना है उसका प्रोसीजर यहां पर बताया गया है। तो आर्टिकल clerkship should be of 3 years starting from the date of articles and end on the 3rd anniversary of that date. मतलब आपको 3 साल कंप्लीट होना चाहिए for sitting in the examination. After completion of the article clerkship for 3 years, you will be eligible to sit in the examination. Okay, यहाँ पर सुपरवाइजर की बात है। That supervisor has to sign the articles with such article clerk in form 1. उसका form 1 जो है वो भी बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी का वेबसाइट के ऊपर दिया गया है कि उसमें कौन कौन सी चीजें इनकॉर्पोरेट करनी है, और आपके जो मास्टर है उसके बीच में एग्रीमेंट होगा, उसका पूरा परफॉर्म वहां पर दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर जो आर्टिकल क्लर्क का जो फॉर्म होता है, जो एग्रीमेंट होता है, ओके, यहाँ पर काफी सारे अंडरटेकिंग्स ली जाती है एक आर्टिकल क्लर्क के पास से। वो कौन कौन सी कंडीशन है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। The article clerk will not at any time during such term cancel, obliterate, injure, spoil, waste, destroy, embezzle, spend or make away with any of the books, papers, writings, documents, money, stamps, chattels, or any other property of the supervisor or his client. This serves the purpose in benefit of both the parties, the article clerk, to understand the professionalism, and in the process the supervisor should not end up with losses in any sphere. This agreement also includes maintenance of confidentiality, abiding by rules of ethics and professional code of conduct. On completing the terms of the articles, the supervisor has to make an affidavit certifying the fitness of the article clerk to appear for examination conducted by the society under the rules. In addition to that, जो सुपरवाइजर है, इन द केस द सुपरवाइजर डिसकंटिन्यूज, ये एक एग्जम्पशन दिया गया है कि इफ द सुपरवाइजर डिसकंटिन्यूज द प्रैक्टिस और प्रोफेशन और ही डाइज, इन दैट केस जो आर्टिकल क्लर्कशिप है वो दूसरे किसी मास्टर के साथ या सुपरवाइजर के साथ असाइन करके आगे बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है कि जब आपका जो सॉलिसिटर है, जो मास्टर है, वो प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर देता है या फिर वो एक्सपायर हो जाता है, इन दैट केस आपको नए मास्टर के साथ फिर से 3 साल का आर्टिकलशिप करना जरूरी नहीं है, लेकिन बाय वे ऑफ एन असाइनमेंट आप जहां से आपका आर्टिकलशिप खत्म हुआ है, 2 महीना 2 साल या 1 साल, वो आगे नए किसी मास्टर के साथ आप कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी कि आर्टिकल क्लर्क का जो एग्रीमेंट था वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया तो उसको 30 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके अंदर, और फीस जो है उसकी दैट इज ओनली 1500 फॉर व्हेन यू विल बी सबमिटिंग द आर्टिकल एग्रीमेंट। और जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे तब भी वो 1500 ही है। ठीक है, ओके, मैंने आपको बताया आगे कि आर्टिकल क्लर्क जो है
कौन सा सॉलिसिटर्स ले सकता है। तो जिसकी 5 साल से ज्यादा का प्रैक्टिस हो गया वो व्यक्ति 2 लोगों को, और जिनकी 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस हो गई वो 3 लोगों को एक साथ ले सकता है, उससे ज्यादा का नहीं ले सकते। ओके, जब आप आर्टिकल क्लर्कशिप आपका खत्म करते हैं, पूरा करते हैं 3 साल के अंदर सेटिस्फैक्टरी, तब आपको एग्जाम के अंदर बैठने के लिए आपको तब एक एप्लीकेशन लगाना होता है, विच यू विल बी फाइलिंग बिफोर द सोसाइटी। अब यहाँ पर आप जब सोसाइटी के अंदर फाइल करते हैं तो अब आपको आपका पुराना आर्टिकल का कॉपी देना होता है, आपको एक आपका एफिडेविट देना होता है कि दैट यू हैव सर्व्ड सेटिस्फैक्टरीली एज एन आर्टिकल क्लर्क विद द मास्टर। ठीक है, इसके साथ में आपको जो है आपके सुपरवाइजर जो है, आपका जो मास्टर है, उसका भी एक सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट लगेगा, जिसमें वो क्लैरिफाई करेगा दैट द पर्सन इज डिलीजेंट, ऑनेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि और आपको वो सोसाइटी को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर बैठने दें। इसके साथ में आपको 2 और सॉलिसिटर्स का सर्टिफिकेट लगेगा, जिनका 10 ईयर से ज्यादा का प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड दे विल सर्टिफाई यू दैट you possess the good character. ओके, एग्जाम्स का जो फी है दैट इज 1500। जितनी भी बार आप एग्जाम में बैठोगे उतनी बार आपको 1500 रुपए का जो है फीस आपको पे करना होगा। ओके, एज फार एज द एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो ये जो इसका एग्जामिनेशन है वो ईयर में 2 बार होता है, एक अप्रैल मई के अंदर, दूसरा अक्टूबर नवंबर के अंदर होता है। एग्जाम्स के अंदर जो है आपको क्या क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, देयर आर टोटल 6 पेपर्स, जिसमें से आपको मिनिमम 3 पेपर्स जो है वो एक साथ करने हैं, एक साल के अंदर करने हैं। अगेन यहाँ पर ये बात हो रही है पेपर क्लियर होने की नहीं, पेपर में आपको अटेम्प्ट करने की बात है। पहला तो आपका जब आर्टिकलशिप शुरू हुआ उसके बाद से 3 साल खत्म हुआ, आपने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, उस ईयर के अंदर आपको एग्जाम देनी है। अगर आप एग्जाम्शन लेना चाहते हैं उस ईयर के अंदर तो आपको सोसाइटी के जो सेक्रेटरी है उससे स्पेशल परमिशन लेनी होगी, और उसके बाद ही आप बैठ पाएंगे उस एग्जाम के अंदर। As far as the passing marks are concerned, that is 60%. In each paper, you have to get 60%. This is aggregate. टोटल 6 पेपर हैं, तो 6 पेपर के अंदर आपका 360 मार्क्स टोटल होना चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स है। अगर आपको उस पेपर के अंदर एग्जाम्शन लेना है, कोई पेपर आपको अगर ऐसा लगता है कि ये टफ है और मेरे से इसमें ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो वो अगर आपने 50% मार्क्स उसमें लेकर के आ गए हो तो आप उसमें एग्जाम्शन ले सकते हो। लेकिन बाकी के पेपर्स के अंदर आपको जो एग्रीगेट है 6 पेपर के अंदर, वो आपको 60% कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। ओके, अब ये जो एग्जामिनेशन की बात है, तो एग्जामिनेशन जो होता है वो एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है, ये उसके कंसल्टेशंस के अंदर पूरा प्रोग्राम फिक्स होता है, पेपर चेक भी होते हैं, वो उसके अंडर होते हैं, उसके ऑब्जर्वेशंस के अंदर होते हैं, और सारा कुछ जो डेट्स डिसाइड करना है वो सारा कुछ जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का जो जज है वो डिसाइड करते हैं। ओके, अब एज फार एज द सिलेबस इज कंसर्न, सिलेबस का जहां तक सवाल है तो कोई जितने भी एक्ट्स हैं वो उसमें आते हैं, पेपर जितने भी आते हैं, वो कोई भी अमेंडमेंट या एससीसी या एआईआर का कोई भी लॉ जो रिपोर्टेड जजमेंट है वो 6 महीने से पुराना, ज्यादा पुराना हो तो वो उसको एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई एग्जाम आप दे रहे हो उससे 6 महीने के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट आया है या कोई जजमेंट आया है तो उसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके पहले का कुछ भी पूछ सकते हैं, कितना भी पुराना, वो उसके अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली 6 पेपर्स होते हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, सेकंड है कॉर्पोरेट लॉ, जिसके अंदर आ जाएगा आपका कंपनी लॉ और सेबी के सारे लॉ, सेबी के सारे रूल्स आ जाएंगे। एज फार एज जो सेबी का पोर्शन होता है कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, उसका जो वेटेज है वो काफी कम है, 20% उसका वेटेज है, और वो 20% जो सेबी के रूल्स होते हैं वो ओपन बुक एग्जाम होता है, उसमें आपको सेबी के रूल्स ले जाने की परमिशन होगी, आप वो सेबी के रूल्स कोड कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप एग्जाम्स के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ के अंदर ही ऐसा होता है। एज फार एज 80% में कंपनी लॉ आएगा, और वो कंपनी लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, वो आपको जो है एग्जाम ऐसा ही देना है बिना किसी बुक की मदद की।
थर्ड है कन्वेयंसिंग। कन्वेयंसिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि आपको एग्रीमेंट टू सेल से लेकर के सेल डीड, टाइटल क्लियरेंस सर्टिफिकेट कैसे करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पावर ऑफ अटर्नी, ट्रांसफर ऑफ अ राइट, कोई कंपनी का अमालगमेशन हो गया, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना इसके अंदर सिखाया जाता है और सिलेबस के अंदर ये इंक्लूड है। टैक्सेशन के अंदर इनकम टैक्स एक्ट पूरा इसके अंदर आ जाएगा, जो कि बहुत ही लेंदी जो है एक्ट है। उसके बाद कॉमर्शियल लॉज है। उसके बाद है जनरल एक्ट्स। जनरल एक्ट्स के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फिर सेल ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज है, काफी सारे एक्ट्स उसके अंदर आ जाएंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर बेसिकली आपका सीपीसी और सीपीसी से रिलेटेड जो प्रोसीजर लॉ है वो सारा उसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर जो एग्जाम है वो एग्जाम आपको मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट के अंदर क्लियर करना है। तो ये आपके जो 6 पेपर है वो आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, उसमें आपको क्लियर करना होगा, एंड दैट टू विथ 360 मार्क्स आउट ऑफ 600। ओके, यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स भी हैं उसके, जैसे कि जब कोई व्यक्ति आर्टिकल क्लर्कशिप कर रहा है तो वो किसी के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, वो किसी के साथ किसी के भी अंडर एम्प्लॉयमेंट में वो नहीं होना चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन भी है कि कौन कौन सी चीजें होने पर, जैसे कि रूल 40 है, वो बताता है, वो मेंशन करता है दैट इफ एनी पर्सन हु हैज बीन गिल्टी ऑफ फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, अनप्रोफेशनल कंडक्ट और कंडक्ट दैट इज डिसग्रेसफुल or is a person of a doubtful reputation is to be disqualified from the article. Any canvassing, that is in simple terms the obtaining of any information or questions in relation to the set examination, is forbidden, shall be reported to the member in charge of the examination. Member in charge, on being satisfied and seeking the truth or real in consultation with the president, may disqualify the article clerk in question. ओके, रिजल्ट है, रिजल्ट, मार्कशीट एक्सेट्रा। रिजल्ट जो है बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी का जो वेबसाइट है दैट इज bils.co.in, वहां पर पब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद से आपको अगर जाकर के वहां पर रिजल्ट कलेक्ट करना हो, दैट यू कैन कलेक्ट। सर्टिफिकेट कलेक्ट करना हो, आपको वहां से सर्टिफिकेट कलेक्ट करना पड़ेगा बॉम्बे में जाकर के ही। डुप्लीकेट मार्कशीट के बारे में भी है। ओके, अब एज फार एज मैं आपको बताऊं जनरल चीजों के बारे में। ओके, मैं आपको सॉलिसिटर के जनरल चीजों के बारे में बताऊं। ये सोसाइटी है एस्टैब्लिशमेंट 127 इयर्स ओल्ड है। पहले जो था देयर वर डिफरेंस के प्रेसिडेंसी टाउनशिप एक्ट जो था, उसके अंदर जो बड़े बड़े सिटीज एरिया थे, जैसे कि बॉम्बे था, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा, वहां पर बेसिकली सॉलिसिटर्स की सर्टिफिकेट जो हाई एंड मैटर्स होती थी वहां पर ली जाती थी। बट उसके बाद 1961 के अंदर एडवोकेट्स एक्ट आ गया, और उसके बाद सारा जो एक एडवोकेट जो कर सकता है, सॉलिसिटर भी बेसिकली वही काम कर सकता है। लेकिन फिर भी जो डिफरेंस है वो आज की तारीख में भी एग्जिस्ट करता है। वो करता है इन टर्म्स ऑफ रेप्यूटेशन, और उसका जो ट्रेनिंग होता है, जो सिलेबस होता है, काफी सारे लोग सिर्फ उसका सिलेबस की पढ़ाई करते हैं अगर उनको कोई सूटेबल मास्टर नहीं मिलता तो, जस्ट टू बिकम अ गुड एडवोकेट इन द प्रोफेशन। क्योंकि उसमें इतना वास्ट एरिया कवर कर लिया गया है सॉलिसिटर की एग्जाम के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति उसको करे तो वो कोई भी लॉ स्कूल या फिर कोई भी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी उसको सिखा नहीं सकती जो वो इस एग्जाम के जरिए एक व्यक्ति सीख सकता है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो आपके कॉलेज के पेपर्स वगैरह आते हैं वो सारे एक अलग स्टाइल में होते हैं, जिसके अंदर आपको ज्यादातर वो लोग यही स्ट्रेस करते हैं कि स्टूडेंट को कितना याद रहता है। लेकिन यहाँ पर वो याददाश्त के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं। उनका क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि एक क्लाइंट आपके पास आया है और उसका ये सिचुएशन है। अभी आपको उस क्लाइंट को लीगल एडवाइस देनी है विथ लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको हार्डली देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली आपका जितना भी एग्जामिनेशन आएगा, चाहे वो सीपीसी का हो, चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ का हो, चाहे वो टैक्सेशन का हो, वो लोग आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आपको आंसर करना है। इवन इन द पेपर ऑफ कन्वेयंसिंग
वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप सेल डीड ड्राफ्ट करके दो, वो आपको यही बोलेंगे कि एक व्यक्ति आपके पास आया है जिसका प्रॉपर्टी यहाँ पर सिचुएटेड है, अब वो प्रॉपर्टी उसको बेचना है, यू हैव टू ड्राफ्ट द नेसेसरी क्लोजेस। ठीक है, तो बेसिकली सॉलिसिटर्स के अंदर और एडवोकेट के अंदर डिफरेंस जो है वो माइंडसेट का ही है। अगर आपका किसी व्यक्ति का सॉलिसिटर का एग्जाम क्लियर हो चुका है, 127 ईयर ओल्ड सोसाइटी के अंदर अभी तक there are hardly 1000 persons who has completed this examination. Every year 70 to 80 people sits for the examinations, और कभी रिजल्ट में एक व्यक्ति भी पास होता है, कभी दो भी पास होते हैं और कभी कोई भी नहीं होता। Okay, so if you will clear this examination, you will become the part of a society which has only less than 1000 members in last 127 years. ओके, आपके दिमाग में, आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है सॉलिसिटर की एग्जाम को लेकर के, तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में। यस रिया? मैं बता रहा हूं बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी के बारे में। इंडिया के अंदर सिर्फ बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी है, सिर्फ वही एग्जाम कंडक्ट करती है, और इसके अलावा दूसरी कोई सोसाइटी नहीं है जो इंडिया में इसका एग्जाम कंडक्ट करती हो। ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जो बिल्डिंग है उसी के अंदर इसका ऑफिस है। तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आप बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां पर उनका फोन नंबर दिया हो, उस फोन नंबर पर भी आप उनको बात कर सकते हैं। एंड दे आर वेरी गुड पीपल, वेरी कोऑपरेटिव पीपल। वो आपको फोन पर ही आपका काफी सारा काम जो है वो खत्म कर सकते हैं। यस मीत? ओके, तो आई बिलीव कि अभी कोई क्वेश्चन नहीं है इस एग्जाम से रिलेटेड, तो हम लोग इस सेशंस को यहीं पर खत्म करते हैं। ओके, एवरीवन टेक केयर, बाय।